हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि हम स्वदेशी को अपनाने पर जोर दे रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था गैट का जिक्र किया था। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये एक ऐसा समझौता था जो विश्व के कुछ देशों के द्वारा निर्मित किया गया था और इस समझौते के तहत ये नियम रखे गए थे कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के अधिकारों का यानी व्यापारिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा। लेकिन जिन देशों ने इसका निर्माण किया, जिन देशों ने नियम बनाए, वही देश नियम पालन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए। वे देश खुद नियम भूलते चले गए, नियमों का उल्लंघन किया जाने लगा। आखिरकार विश्व के अंतरराष्ट्रीय पटल पर अब ये बात प्रमुख रूप से उठने लगी कि गैट की बजाय कोई ऐसी संस्था हो जो बिना किसी पक्षपात के निसंकोच और निडर रहकर व्यापारिक कार्यों को बढ़ावा दे। परिणामतः 1 जनवरी 1995 को गैट को समाप्त करके एक नई संस्था को लागू किया गया और वो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। और 1995 से यह संस्था आज तक कार्य कर रही है, जो 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को निर्बाध रूप से यानी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रही है। इन बातों की हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। अंतरराष्ट्रीय तत्वों को छोड़ें और हमारे भारतीय बातों पर आए तो जरा देखिए आज का हमारा टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्यतः विकासशील अर्थव्यवस्था माना जाता है। 3 तत्व सामने आते हैं: विकसित, विकासशील और अविकसित। विकसित मतलब जिसको विकसित कर लिया गया है, जिसका विकास हो चुका है। विकासशील जो विकास की राह में बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, अभी उसका पूरी तरह विकास नहीं हुआ। और अविकसित मतलब पिछड़ा हुआ, जिसको विकसित करना अभी जरूरी है, अभी उसका विकास नहीं हुआ, वो विकास की राह में बहुत पीछे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आज जो चर्चा होगी वो इसी वाक्य पर होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसे? यानी हम कह तो रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, विकासशील है, विकास की राह पर आगे बढ़ रही है, देश का विकास हो रहा है, लेकिन कैसे?
कुछ प्रमाण तो चाहिए ना कि आखिर किन तत्वों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर रही है या नहीं। इस बात के लिए कुछ प्रमाण सामने आते हैं, जिनमें देखें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका राष्ट्रीय आय व्यय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले इन दो शब्दों का अर्थ जानें, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम, पीसीआई बोलते हैं इसको एनआई बोलते हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम अंग्रेजी वर्ड है। ये क्या है समझते हैं। राष्ट्रीय आय अर्थात देश की कुल आय, देश को प्राप्त होने वाली कुल आय जो तीनों क्षेत्रकों से प्राप्त होती है। वो तीनों क्षेत्र क्या है देखेंगे हम, चाहे व्यक्ति कृषि कार्य कर रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है या अपना रोजगार स्वयं चला रहा है, इन सभी कार्यों से जो देश को आय प्राप्त होती है, चाहे विभिन्न प्रकार का राजस्व हो, टैक्स हो, कर हो, वो सब जुड़ता है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। आज तमाम तरह के व्यक्ति कार्य कर रहा है और उस कार्य से व्यक्ति को तो आमदनी प्राप्त हो ही रही है, लेकिन उस आमदनी का एक हिस्सा देश को भी प्राप्त होता है, करों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। तो हम शॉर्टली अगर ये बात करें, हालांकि इसके बारे में विस्तार से जानकारी अगले लेसन में आ रही है, लेसन नंबर 14 के अंतर्गत, लेकिन अभी देख लें कि राष्ट्रीय आय देश को प्राप्त होने वाली कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। और प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, जिसको अपन औसत आय भी कह सकते हैं, एवरेज इनकम भी बोल सकते हैं। जैसे आपने 10th क्लास से छोटी क्लासेस के अंतर्गत मैथ में औसत निकालने की प्रश्नावली पढ़ी होगी। औसत एवरेज, जिसका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहां पर भी प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय। एग्जाम्पल, देश की कुल जनसंख्या 50 है। एग्जाम्पल, किसी देश की कुल जनसंख्या 50 है और इनको जो आय प्राप्त हुई है, देश की कुल आय जो प्राप्त हुई है वो 500 हुई है। यानी देश की कुल आय यानी राष्ट्रीय आय 500, देश की कुल जनसंख्या बराबर 50। अर्थात इन 50 लोगों ने मेहनत की, रोजगार किया, टैक्स दिए, लेन देन की और तमाम प्रक्रियाओं को अपनाया और उसके बाद जो देश को आय प्राप्त हुई वो हुई 500। अब इसको कुल आय बटा कुल जनसंख्या कर दीजिए, 50 का भाग 500 में दीजिए, निकलता है 10। तो 10 रुपए क्या हुई प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, पर कैपिटा इनकम 10 रुपए। इस इनकम में ना सिर्फ राष्ट्रीय आय में अपितु प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले यदि हम आंकड़े देखें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 3.5%, जो बढ़कर वर्तमान में लगभग 8% हो गई है। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो देश की आमदनी बढ़ रही है, यानी देश विकास कर रहा है। इस बात को हम देख भी सकते हैं। हालांकि महंगाई जिस कदर से बढ़ी है, मुद्रास्फीति जिस तरह से हुई है, उस आधार पर तो आमदनी का बढ़ना एक नाम मात्र का है, लेकिन फिर
बढ़ रही है। मैं कहीं और ना जाकर हमारे घरों के निर्माण में जो मिस्त्री और लेबर कार्य करती है उनके वेतन की बात करें। मुझे बेहतर तरीके से याद है, आज से 20 साल पहले उनका वेतन 70 रुपए लेबर लेती थी और 100 रुपए हमारे मिस्त्री लिया करते थे, जो हमारे मिस्त्री भाई बेलदार भाई हैं जो भवन निर्माण का कार्य करते हैं। 20 साल पहले उनका वेतन ये था 70 और 100 रुपए, और आज उनके वेतन में वृद्धि होते होते मिस्त्री का वेतन 600 रुपए और बेलदार लगभग 400, यानी कहीं ना कहीं वृद्धि हुई। उस 6 रुपए से लेकर 600 रुपए यानी 6 गुना वृद्धि हुई है। आप इस बात का अनुमान देखिए, लगभग 6 गुना, और 70 से लेकर 400 रुपए, 672 लगभग 420 आते, तो यहां भी 6 गुना, यानी वेतन में 6 गुना वृद्धि हुई 20 साल के अंतराल। अब आप ये कह सकते हैं सर वेतन वृद्धि तो महंगाई भी तो बढ़ रही है, खर्चे कैसे निकलेंगे? वो बिल्कुल मैं मानता हूं, वो सारी स्थिति अलग चीज है कि महंगाई बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ना जरूरी है, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन हमें उन चीजों पर वाद विवाद नहीं करना। हमें तो ये देखना है जो हमारा टॉपिक कहे रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, देश की आमदनी में, देश की आय में, प्रति व्यक्ति आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? विकास कर रही है। नंबर 2, सेवा क्षेत्र में वृद्धि। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में जो शामिल होते हैं कार्य, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं जो प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। पढ़ेंगे आगे जाकर विस्तार से इसके बारे में। द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं उद्योग, उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक, और तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं विविध प्रकार की सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि। ध्यान रखें, विकसित देशों के अंतर्गत इनका स्तर अधिक होता है बजाय इनके। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र अधिक मिलता है, जबकि अविकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र अधिक देखने को मिलता है। और वर्तमान में हम भी इस तृतीय क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है, की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद अपना जवाब दें कि आगे चलकर बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? कौन सा पेशा अपनाना चाहोगे? क्या कोई लक्ष्य तय किया कि आगे जाकर मैं ये बनूंगा, मुझे ये कार्य करना है? मैं समझता हूं शायद सबके जवाब यही होंगे कि मैं आगे जाकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस, आईपीएस बनूंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं सेना में जाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा, और तमाम तरह के ऐसे कार्य। क्या किसी का ये लक्ष्य है कि मैं आगे जाकर खेती करूंगा, मैं आगे जाकर शिकार करूंगा, मैं आगे जाकर पशुओं को पालूंगा, गाय भैंस में पाल लूंगा और आराम से अपना जीवन यापन करूंगा? शायद नहीं। और होंगे तो बहुत कम, अपवाद जो होंगे शायद वो। हालांकि ये भी खतरनाक स्थिति है कि अगर सभी इस कार्य को करने लगे तो इन कार्यों को कौन करेगा? लेकिन फिर भी हमारी सोच, हमारी मानसिकता बदल रही है और हम प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर हम तृतीय क्षेत्र की तरफ यानी सेवा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि हम अविकसित से विकासशील की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अविकसित देशों की पहचान है ये कार्य। अविकसित देशों में विशिष्ट ये होता है जहां विकास नहीं हो पाता, जहां सुख सुविधाएं नहीं होती, लेकिन विकसित देशों में इनका अधिक विकास होता है। और हम भी लगातार तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सेवा क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट था सेवा क्षेत्र में वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इस बात को प्रमाणित किया जाता है इस बात से कि हम लगातार प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वही नंबर 3 बात करें, आधारभूत संरचना में सुधार। व्यक्ति के जीवन जीने की संरचना में बदलाव आ रहा है। आज हमारे देश का नागरिक छोटी छोटी चीजों को छोड़कर बड़ी चीजों को अपनाने के पक्ष में, भौतिक सुख सुविधाओं को अपनाया जा रहा है। जहां पहले व्यक्ति का जीवन सादा जीवन हुआ करता था, स्लोगन चलते थे, नारे चलते थे, सादा जीवन उच्च विचार, आज कहीं देखने को नहीं मिलते। आज व्यक्ति कम समय में अधिक पाने की लालसा लिए हुए आगे से आगे बढ़े जा रहा है, दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। समय कम है लेकिन कार्य ज्यादा है। जिंदगी भाग दौड़ भरी हो चुकी है, वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ आधारभूत संरचना बदल रही है। आप देख सकते हैं जहां पहले व्यक्ति कच्चे मकानों में, झोपड़ियों में गारे मिट्टी से लीप कर अपने मकानों का निर्माण कर लिया करते थे, आज बंगले, फ्लैट और कोठियां निर्मित हो रहे हैं। जहां पहले चारपाई पर, चटाई पर व्यक्ति को आराम से नींद आया करती थी, आज डबल बेड, वो भी 6-6 इंच मोटे गद्दे चाहिए जिन पर व्यक्ति आराम से सोता है। जहां पहले व्यक्ति खुले पेड़ के नीचे आसानी से सो जाया करता था, आज व्यक्ति को एसी चाहिए। ये बदलाव आ रहे हैं। हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा विकास हो पा रहा है। कारण है आमदनी बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही है, चीजों को खरीदने के लिए हमारी लालसा का जन्म हो रहा है, इच्छाएं जागृत हो रही हैं। पड़ोसी को देखते हुए, व्यक्तियों को देखते हुए, अदर लोगों को देखते हुए हमारे मन में भी वो भावनाएं जन्म ले रही हैं। परिणाम पे हम भी विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। और लास्ट देख लीजिए, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, जो लगभग इस टॉपिक से संबंधित है। प्राचीन समय में प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता था, लोग कृषि कार्य को बढ़ावा दे रहे थे, खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है। कृषि कार्य या प्राथमिक कार्य से लोग दूर होते जा रहे हैं और द्वितीय या तृतीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज लगभग 60% योगदान सेवा क्षेत्र का ही है देश की अर्थव्यवस्था में, जबकि पहले यह योगदान कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का अधिक होता था। आज सर्वाधिक योगदान जो दिया जा रहा है वो तृतीय क्षेत्र की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। हालांकि विकास करना अभी बाकी है, विकास की राह में आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसे तत्व भी हमको देखने को मिलेंगे जो ये बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है।
जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। यानी आज तो हमने देख लिया कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर बात को दो रूपों में लिया जा सकता है। बिल्कुल भारत की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी पिछड़ी हुई दिखाई देती है। आखिर कौन से हैं वो तत्व और कैसे समझेंगे उन बातों को, चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।